जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं सीटेट। दोस्तों सीटेट के अंतर्गत जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये होगा सामाजिक अध्ययन आपका भाग सेकंड। दोस्तों सीटेट 2015 का ये पेपर होगा और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो ये पेपर है दोस्तों 2015 का तो है, लेकिन आपको यहाँ पर विश्लेषण सहित ये प्रश्नों के उत्तर कराए जाएंगे। इससे क्या होगा कि 2015 में दोस्तों अगर देखा जाए तो पेपर कहाँ से कोई उठाएगा, ये थोड़ा है कि पेपर बार बार पैदा किया जाएगा। ठीक है, पेपर इसी टॉपिक में से कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर करके पेपर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है ये 15 दिन लगातार चलेगा। तो 15 शिफ्ट में पेपर बनेगा, 15 एक एक पेपर देखा जाए। जैसे मान लीजिए सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन का 15 सेट जब बनेगा तो कहाँ से प्रश्न उठाएगा, कहीं ना कहीं इसी टॉपिक को इधर उधर करके कुछ ना कुछ करके प्रश्न बनाएंगे। तो आइए दोस्तों विश्लेषण के साथ हम लोग प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न हो जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे के विद्यालय में जीवन का मेल क्या है, किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए या शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए या कक्षा के जीवन से होना चाहिए या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों किताबी कीड़ा तो नहीं बनाना है, यानी यहाँ से कैंसिल हो जाता है। शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षा के अनुसार नहीं होना चाहिए, ये भी कैंसिल हो जाता है। और कक्षा के जीवन से होना चाहिए, तो दोस्तों कक्षा के जीवन से होना चाहिए और यहाँ बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो जो हमारा विद्यालय है, जो हमारा समाज है, तो वो विद्यालय के जीवन का अगर मेल मिलाप देखा जाए तो बाहरी जीवन से होना चाहिए। यहाँ पर अगर इसका विश्लेषण देखेंगे तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005, दोस्तों एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि सामाजिक विज्ञान के विषय के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये पहला प्रश्न तैयार हो गया। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अब आप लोग देखिए यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे प्राथमिक विकास को चुनिए, यानी सबसे प्राथमिक विकास को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि दोस्तों कहने का मतलब कि ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो कहा गया है 6 to 8 बच्चों के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो 6 to 8 बच्चों के लिए जब हम सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे तो हमें क्षेत्र भ्रमण कराने के बारे में अगर बोला गया तो क्या इसमें सबसे उचित ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विद्यार्थी व्यस्त रहने हैं, ये ठीक है, विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, भ्रमण कराने पर तो ये देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को इस तरीके से नहीं करना है। यह परियोजना में पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। यह परियोजना पूर्ण करने की, यानी परियोजना हम पूर्ण करने थोड़ा गए, हमें तो ज्ञान लेना चाहिए। यह शिक्षार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। डी ऑप्शन देखेंगे, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर का प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। यानी भूगोल अगर पढ़ाना है तो सबसे अच्छा विकल्प इसमें चुनना है कहानी सुनाना, वाद विवाद, परिचर्चा और क्षेत्र भ्रमण। तो दोस्तों अगर कि भूगोल के बारे में शिक्षण अध्ययन कराना है, अगर बच्चों को कुछ दिखाना है तो हम लोग अगर क्षेत्र भ्रमण करा देते हैं, ये क्षेत्र भ्रमण, तो अगर देखा जाए तो जैसे उच्च प्राथमिक स्तर के जो भी बच्चे होते हैं उनको क्षेत्र भ्रमण कराया जाएगा तो देख करके उनके अंतर्गत अस्थायी ज्ञान हो जाता है। तो क्षेत्र भ्रमण इसमें सबसे सटीक और सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें अब ये यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक की शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देती है। ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन, राजनीतिक
राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक की शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देती है? तो रट करके सीखना, ये तो पहले से ही गलत हो जा रहा है, रटांत विद्या है। अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना और परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो ये परिभाषा भी गलत हो जाता है। अब अवधारणा के संश्लेषण से सीखना और वास्तविक, दोस्तों अगर कोई भी चीज़ वास्तविक जीवन की स्थितियों से अगर सीखा जाए तो ये सबसे सटीक और सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? यानी विभिन्न प्रकार के जो बाजार हैं उसमें वो ऑप्शन ये हमें पढ़ाना है, ये प्रकरण बच्चों को देना है। तो कौन सी? दुकानदारों के उत्पादों की खरीद व बेचने के दामों की तुलना करना, कक्षा कक्ष में बाजारों के खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, अखबारों और पत्रिकाओं से बाहर पर कोलाज तैयार करना, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। तो दोस्तों अगर इसके बारे में देखेंगे तो इसमें अगर विभिन्न प्रकार के बाजार दिखाना है तो दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने और बेचने, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न क्या है दोस्तों? अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए हैं? आप लोग बता सकते हैं, तमिल, ओचिकी, देवनागरी और ब्राह्मी। ठीक है, तो इसमें ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और लिपियों में लिखे गए हैं, परंतु ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। देगा कि जैसे अशोक के अधिकार अभिलेख किस में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, खरोष्टी में लिखे गए हैं, ग्रीक में लिखे गए हैं और अरमाइक में लिखे गए हैं। ठीक है, ये आपके 4 हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइन। हो सकता है इसमें से 3 ऑप्शन आपको दे दे और एक अलग दे दे और बोलेगा कि अशोक के अधिकार अभिलेख इसमें से किस में नहीं लिखी गई, किस लिपि में नहीं लिखी गई है। तो आप चारों देख करके याद रखिएगा, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइन। नेक्स्ट 7वां नंबर का प्रश्न दोस्तों हो जाता है क्या, इसको आप लोग देख लीजिए। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। यानी इस स्थान को क्या कहा जाता था? तो इस स्थान को मंडप कहा जाता था। ग्राम भोज का, प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह नहीं, ये सब गलत हो जाता है, ये मंडप कहे जाते थे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर का प्रश्न जो है ये क्या कहता है? विनय पीठिका ग्रंथ। दोस्तों विनय पीठिका ग्रंथ से संबंधित पूछा गया है कि विनय पीठिका ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विनय पीठिका ग्रंथ, ठीक है, सीधे हम बताते हैं बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। विनय पीठिका बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। जैसे इसका विश्लेषण अगर आप लोग देखेंगे तो विनय पीठिका एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, विनय पीठिका एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम और अनुशासन दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ भी देखिएगा, बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। ये तीनों पिटकों की भाषा पाली है। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों कितने प्रश्न बन रहे हैं, कोई ना कोई। देखिए अगर बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं, तो पहला पिटक हो जाता है विनय पिटक, अभिधम्य पिटक और ये देखेंगे से सुत्त पिटक। ठीक है, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक और ये तीनों पिटक आपके पिटकों की भाषा जो है ये पाली भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने, अब यहाँ से भी अगर राजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे, तो दोस्तों राजा हर्षवर्धन के दरबारी बाण भट्ट थे। ठीक है, तो ये प्रश्न से ही एक उत्तर हम लोगों को मिल जाता है। ये विश्लेषण सहित पढ़ने का मतलब यही हो जाता है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र
देखिए किसकी जीवनी है हर्षचरित, तो राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी गई है, तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखा है। किनकी जीवनी, तो राजा हर्षवर्धन की। किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुड़ियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। लकड़ी के बने होते थे, मिट्टी के, पत्थर के, ईंटों के, क्या दोस्तों, पत्थर के बने होते थे। ठीक है, जैन और बौद्ध भिक्षुड़ियों के लिए आरंभिक विहार यानी उन लोगों को रहने के लिए जो आवास बना होता था, ये पत्थरों के बने होते थे। 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला। ठीक है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही होता है। पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार, ये ऑप्शन आपका सही होता है। ये 3 त्रिपक्षीय संघर्ष है। ठीक है, देखिए कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। आप लोगों को यहाँ से भी प्रश्न मिल रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, कन्नौज। यहाँ से हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। और कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच चला था। यहाँ अभी हम लोग देखें, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, अब हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ये भी प्रश्न बन जाता है, आप लोग देखेंगे। यानी जब ये राजा हर्ष की मृत्यु होती है तो कन्नौज का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसी को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। और ये किनके किनके बीच हुआ, तो ये राजवंश शामिल थे, गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला तथा अंतिम विजय गुज्जर प्रतिहार वंश का हुआ। यानी अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कन्नौज, उस पर हर्षवर्धन के बाद किसका राज्य स्थापित हुआ, तो गुज्जर प्रतिहार वंश का राज्य स्थापित हुआ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और एक लाइक दे दीजिएगा। और आपसे हम ये बोलना चाहेंगे कि विश्लेषण सहित हम लोग देख रहे हैं 60 प्रश्नों का ये सीरीज है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। बिना स्किप किए हुए ये 60 प्रश्न को देखेंगे। इस चैनल पर सामाजिक अध्ययन और विभिन्न प्रकार के जो CDP हुआ, NCERT आधारित आपका EBS हुआ, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। यानी सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय, यानी सूफी मत क्या होता है, हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो। खानकाहों क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है, ये क्या चीज़ है, तो सूफी मत के अनुसार खानकाह सूफी संतों का निवास स्थल होता था, जहाँ सूफी संत या पूजा करते थे। ठीक है, यानी सूफी मत के अनुसार जो खानकाहो था ये क्या था, तो ये साधु संत के निवास का स्थान था, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। ठीक है, ये आपका 12 नंबर के प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर के प्रश्न को दोस्तों अब हम लोग देखेंगे। यहाँ देखेंगे चोल मंदिर, ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चोल मंदिर के विषय में अगर देखा जाए तो चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। और नेक्स्ट 2 ऑप्शन इधर है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे दोस्तों। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। डी ऑप्शन आपका होता है, जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि के चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही होता है। जो आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन क्या है, चोल मंदिर है आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल मंदिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चोल मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक
आर्थिक जीवन के केंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। यहाँ 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख। तवारीख क्या चीज़ है? देखिए ये क्या चीज़ है दोस्तों। तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तवारीख क्या चीज़ होता है? पहले तो हम लोग ये आंसर ही देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ठीक है, ये इसका देखेंगे अगर इसके बारे में, तो जो तवारीख थे, तवारीख की रचना सल्तनत काल में की गई थी। यह शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको सामाजिक अध्ययन में 60 में 60 लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और ये यहाँ से आपके नंबर उठेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कवर कराया जा रहा है। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयातों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? देखिए ये भी 19वीं सदी में जो अपना था, ये कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। तो 19वीं सदी में मुमताज अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था। तो कौन दिया था? तो मुमताज अली। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होता है, मुमताज अली। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कक्ष में विद्यार्थियों की खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। यानी खुली किताब, खुली पुस्तक अभ्यास, ये देखेंगे। इसका ऑप्शन आपका डी सही होता है। पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, यानी बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और पाठ को विस्तृत रूप से याद करना। यहाँ पर याद करना है, ये गलती हो जाता है। मूल्यांकन करना, बिना तैयारी का मूल्यांकन करना, ये भी गलती हो जाता है। और पाठ, ये बी ऑप्शन आपका पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और इसमें पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है। ठीक है, 17 नंबर दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें, यानी सामाजिक अध्ययन का महत्व क्यों है? बच्चे इसमें क्या होता है? बच्चे इसमें लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। इसके लिए महत्व है कि समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं और मूल्यांकन कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, इसको पढ़ाने का महत्व क्या है? तो आपका बी ऑप्शन समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा क्या होता है दोस्तों? जैसे चित्र कथा पट क्या होता है? चित्र कथा पट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा पढ़ रहे हैं, ताजमहल पढ़ रहे हैं, तो उसमें चित्र होते हैं। बुक में क्या होता है? बुक पर चित्र बने होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? ये ए ऑप्शन एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, घटनाओं का वर्णन करना और पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें सुंदर सुंदर चित्र दिए होते हैं, तो क्या उसको सुंदर बनाने के लिए दिया जाता है? नहीं। ये जो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। अब देख लेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का जो प्रश्न है, ये क्या कहता है इसको देखिए। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? देखिए, पहला है आपका युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन,
कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो दोस्तों ये आपका युवा संसद का आयोजन करके बच्चों को भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली को समझाया जा सकता है, जिससे बच्चे भारतीय संसद के विकास प्रक्रिया को समझ सकेंगे। तो ये ए ऑप्शन आपका युवा संसद का आयोजन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधियों के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही हैं? दोस्तों पहले क्या किया गया है कि पहले आपका कॉपी पर ये दिया गया है कि संडे को कितना बाल्टी पानी लिया गया, मंडे को, ट्यूसडे को, यानी कितना बाल्टी पानी किया गया, ये बच्चों को लिखने के लिए दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देखिए प्रश्न को अगर समझ जाइएगा तो आप उत्तर कंफर्म अपना लगा सकते हैं। ठीक है, बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस विधियों के बाद वे पानी का प्रयोग और संरक्षण के बारे में जब चर्चा करती हैं तो ये वृत्त अध्ययन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। निगमात्मक, समस्या समाधान और पूछताछ विधि का प्रयोग नहीं, इसमें वृत्त अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है। जैसे पानी के प्रयोग एवं उसके संरक्षण के संबंध में शिक्षिका द्वारा बच्चों से तैयार कराई गई तालिका वृत्त अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे छात्र पानी के संरक्षण और उसके सदुपयोग के संबंध में जागरूक हो सकेंगे। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 21 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए, यानी सबसे उचित विकल्प को ये रिक्त स्थान जो दिया गया है इसमें भरना है। तो ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश, शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख सम्मिलित हैं। स्मरण संकेत और समीक्षा सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वेषण सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। दोस्तों इसका सूचना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है कि जैसे मान लीजिए कि ज्ञान और विचार है। ठीक है, ज्ञान और विचार को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में से समय रेखा, सारांश, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठों को, इसके बाद नेक्स्ट 22 नंबर का ये प्रश्न है, इधर आते हैं। हाँ 22 नंबर दोस्तों, इसका प्रश्न यही है, केवल अगर देखा जाए क्रियाकलाप आधारित जो प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं इसके बारे में है। तो आनंददायी बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं या विस्तृत बनाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका आनंददायी बनाते हैं, ये आपका ऑप्शन सही। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि है। कौन विधि है दोस्तों? तो ये वृत्त अध्ययन विधि। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सामाजिक समस्या है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सामाजिक समस्या है उसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो वृत्त अध्ययन, यानी कोई वृत्तांत है, कोई कहानी, उसको अध्ययन करके हम लोग उसके बारे में अध्ययन करके उसका विधि का हल निकालेंगे। तो यहाँ भी है, सामाजिक अध्ययनों की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो ये वृत्त अध्ययन विधि है। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए वृत्त अध्ययन की विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। 24 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त है? उपयुक्त नहीं बोला है,
अनुपयुक्त होगी। ठीक है, यानी इसमें से जो बेकार है उसी को देखना है कि कोई एक शिक्षिका है और अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में बताना चाहती है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत माध्यम से देना चाहती है, मानो उसका प्राथमिक स्रोत अगर कोई सरकारी रिपोर्ट के बारे में देना है तो वो प्राथमिक स्रोत देना चाहती है। तो इसमें से क्या नहीं है? पहला ए ऑप्शन आपका है कि विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। बी है आपका विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। उसके बाद है कि एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। दोस्तों इसमें पूछा है कि अनुपयुक्त है, तो ए ऑप्शन आपका अनुपयुक्त है। ए ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे करना प्राथमिक स्रोत नहीं है, यह एक विधि अनुपयुक्त होगी। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 25 नंबर का ये क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। आप लोग देखिए इस चीज को, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास। दत्त अभ्यास का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चों को अभ्यास के लिए क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तकों में से ही सही उत्तर ढूंढने के लिए कह देंगे, या पिछले वर्ष का अभ्यास कराएंगे, या अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास कराएंगे, या पठन सामग्री का सार बताने के लिए आप बोलेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन या कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है उसमें वो दिया रहता है आपका दत्त अभ्यास कार्य के लिए। तो पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढने के लिए हम लोग बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये पैराग्राफ हम लोग करते हैं ना, प्रश्न दिया रहता है और पैराग्राफ हम लोग पढ़ करके इस प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं, तो वही हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर का। ये आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे? यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हम लोग देख लेते हैं। पहले ही डी आपका ऑप्शन सही है, यानी ए और पहला और चौथा सही है। यानी पहला और ये चौथा ऑप्शन आपका आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना और जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर। एक सेकंड, ये 26 नंबर हम लोग देखे। ये देखिए, ये जो पृष्ठ संख्या है ये ऊपर से अपना आ गया है, इसको हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न हुआ नहीं है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? तो ये इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए अब 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 27 दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तर विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां भी लैंगिक से संबंधित आए ना, अगर हो सकता है कि आपको सीडीपी में लैंगिक मिल जाए या और कहीं भी लैंगिक भूमिका मिलेगा, तो वहां आप लोग जान जाइए जेंडर पक्षपाती यानी लैंगिक भेदभाव से संबंधित उसमें होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या कि जो उच्च प्राथमिक स्तर में है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों से बातचीत, तो इसमें क्या है, प्रदर्शनी में जाना, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट से ढूंढना, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा और विशेषज्ञ द्वारा व्याख्या। प्रदर्शनी में जाना, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट से ढूंढना, क्यों बच्चों से इंटरनेट से हम ढूंढवाएंगे, क्यों प्रदर्शनी में जाएंगे, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, अनुभव पर निर्देशित चर्चा। बच्चों के अनुभव को अगर देखा जाए साझा करेंगे तो ये सबसे उचित विकल्प होता है। दोस्तों नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, लगभग हर एक पेपर में मिल जाता है। ये पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह यानी पोर्टफोलियो जो है ना, देखिए पोर्टफोलियो सतत
एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, अनिवार्य है, क्रियान्वित करना सरल होता है और न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो जो ये पोर्टफोलियो है, ये विद्यार्थियों में कौशल के विकास, ये ऑप्शन सही है, इसलिए कि विद्यार्थियों के कौशल के विकास को इंगित करता है। ठीक है, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित किया जाता है, यानी जो पोर्टफोलियो होता है उसी में बच्चों के रिकॉर्ड को रखा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन है, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को हम लोग सासाराम शेरशाह सूरी मकबरा ले गए, या ताराचंडी ले गए, या फिर ताजमहल ले गए, या मान लीजिए कि दिल्ली कहीं भी ले गए बच्चों को, और बच्चों को आप उस ऐतिहासिक स्मारक का दर्शन करा रहे हैं, तो आप किस माध्यम से, लेखा चित्र कला संसाधन माध्यम है आपका, पारस्परिक लोक संसाधन है, प्राथमिक स्रोत है, या पाठ्य स्रोत है। तो दोस्तों बच्चों को ले जाकर के जब हम बच्चों को डायरेक्ट वो दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया लाल किला हमने दिखाया, बुक में हम पढ़ा रहे हैं, तो बुक में हम पढ़ा रहे हैं तो किताब में छप करके आया है, उसको हम दिखा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया गेट बच्चों को ले जा करके डायरेक्ट दिखा दें तो ये हमारा प्राथमिक स्रोत होता है। ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करना एवं उसका निरीक्षण करना अधिगम की दृष्टि से प्राथमिक स्रोत कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है कि आपको किसी ना किसी रूप में जरूर पूछ देगा। तो दोस्तों जो भी ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक जगह है, उसको हम लोग बच्चों को लेकर के घुमाने के लिए जाते हैं तो वो हमारा प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कल्पना कीजिए कि आपको श्रृंगारपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इन क्रियाकलापों को शामिल करने का क्या कारण है। यानी जो आप अभी पढ़े हैं, ये अगर देखा जाए तो कक्षा 8 के इतिहास में आखिर क्यों इतना पुराना इतिहास हम लोग क्यों पढ़े भाई, आखिर क्यों, लिखने का मतलब क्या है, कक्षा 8 में आपको पढ़ाने का मतलब क्या है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके विश्लेषण से हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी घटना को दो अलग अलग अखबारों द्वारा अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए जाने का वर्णन छात्रों के अध्ययन का स्रोत हो सकता है। इससे छात्रों में विचारों की विविधता की अवधारणाओं को विकसित करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों डी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणाओं को विकसित करना, ये आपका मेन मोटो है। ठीक है, क्लास 8 में ये सब पेपर देने का मतलब। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न, दोस्तों आप लोगों को अगर दिखाई ना दे तो आप अपना क्वालिटी थोड़ा सा, हम तो हाई क्वालिटी पर दे रहे हैं वीडियो, लेकिन आप उच्च थोड़ा सा क्वालिटी करके आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। यानी लोकतंत्र, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहा है, लोकतंत्र क्या होता है आप लोग खुद जानते होंगे, तो इसके संबंध में क्या गलत है दोस्तों। तो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश भर शासन करने की अगर देखा जाए तो संपूर्ण ताकत होती है। अगर देखा जाए तो क्या, हम लोगों ने इलेक्शन दे करके, वोट दे करके एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री पूरे जो भारत है, भारत का प्रधानमंत्री, जैसे मान लीजिए कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी हैं, उनका क्या पूरे भारत पर उनका अधिकार चल रहा है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। और लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद को नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में नागरिकों की कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। लेकिन आपका क्या प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। ठीक है, तो ये देखिए, गलत यही है कि लोकतंत्र में एक शासक के पास देश भर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। ये आपका गलत है। क्यों
देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे नरेंद्र, उनके ऊपर भी राष्ट्रपति है, कानून है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये एक आदमी सारे निर्णय को नहीं ले सकता, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब देखिए 32 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। देखिए निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किसी एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। उस कानून को घरेलू हिंसा, यानी घरेलू हिंसा को देखते हुए महिलाओं के लिए एक 2006 में कानून बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये इसमें विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। महिलाओं के हितों की रक्षा करने, उनका संरक्षण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2005 में अधिनियम बना तथा इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया, ठीक है। यानी महिलाओं को हिंसा, घरेलू जो हिंसा, घर पर महिलाओं को मारा पीटा जाता था, इस तरीके से जला दिया जाता था दहेज के चक्कर में, तो इन सब पर एक घरेलू हिंसा कानून बना। ये कब बना? तो दोस्तों ये 2005 में इस अधिनियम को पारित किया गया और लागू किया गया कब? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? इसमें गलत देखना है कि जैसे मान लीजिए जो संचार माध्यम, मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, टीवी देखते हैं, जो संचार माध्यम है, तो उसमें क्या ये गलती है? तो जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये तो सही बात है भाई। उसका संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, ये गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर संचार माध्यम की कार्यप्रणाली जो है इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप उस तरीके से नहीं रहता है। सी है आपका विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, ये भी सही है कि विज्ञापन उसमें जितना भी दिया जाता है उससे धन कमाया जाता है। और जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि जनसंचार के माध्यम से पहले विभिन्न प्रकार के लेटेस्ट तकनीकी आ रही है, वो बदलती रहती है, ये आपका सही है। 34 नंबर के प्रश्न को देखिए दोस्तों। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है, यानी जो समाचार जो चैनल चलता है उस पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। किस पर होता है? तो बड़े व्यापारिक घरानों पर होता है कि कंपनी क्षेत्र पर होता है, चैनल की लोकप्रियता पर होता है, दर्शकों की मांग पर होता है। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि आज तक जो चैनल चलता है या जो विभिन्न प्रकार के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैनल लोकप्रिय है उस पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार कराते हैं तो उसका मूल्य कुछ अलग लगेगा, और जो चैनल प्रचारित नहीं है, लोग कम पूछते हैं, उस पर देखा जाए तो मूल्य कम लगेगा। तो समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है, क्योंकि चैनल की लोकप्रियता जितनी अधिक होगी उसके विज्ञापन का मूल्य भी उतना ही ज़्यादा होगा। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है जनहित याचिका। जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जनहित याचिका क्या है? ये दो आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं, 2 लाइन दिया गया है, वाक्य दिया गया है 2 ठो, इसी को पढ़ना और इसी में बताना है कि कौन सा गलती है कौन सही है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला आपका यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है और केवल 2 आपका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम लोग इसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन। जनहित याचिका एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। जनहित याचिका का मतलब हो गया अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर
कर सकते हैं, जबकि सरकार के क्रियाकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सूचना के अधिकार 2005 राय आरटीआई के संदर्भ में अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ऊपर आपका प्रश्न दिया गया है, ये याचिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत मांगा जा सकता है। और ये जो है, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी तरीके से कोई दिक्कत हुई है, तो आप जनहित याचिका आप सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में पहला और दूसरा दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। यानी संसद के प्रश्नकाल के समय सत्र काल चल रहा है, तो उसमें क्या है, संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। संसद यानी कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं जो पहला है, संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, ये आपका संसद के प्रश्नकाल का है। लेकिन अगर यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, ये आपका इससे संबंधित गलत हो जाता है। ठीक है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान सरकार के कामकाज के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसकी जानकारी ली जाती है। ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। यानी न्यायिक समीक्षा के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा है कि कोई विधायक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है। यानी भारतीय संविधान के संदर्भ अनुसार संसद द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक यदि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका को उस कानून को रद्द करने का अधिकार है। इसमें आपका ए ऑप्शन आपका सही होता है और ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। यानी सी आपका सही है, पहला सही और दूसरा गलत। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर। दोस्तों 38 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। यानी भारतीय संविधान के बारे में आपसे पूछा गया कि भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है, ठीक है, भारत का एक धर्म, जैसे भारत में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या विभिन्न प्रकार के धर्म जो हैं, वो एक भारत का जो संविधान है उस भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका हम लोग ये देख लें, 82वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यानी आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ गया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित एवं प्रोन्नत करने की अनुमति नहीं करेगा। ठीक है। 39 नंबर दोस्तों प्रश्न है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है, तो भारतीय राज्य की सरकार लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार है। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो दोस्तों जातीय समानता को प्रचलित करने के लिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यानी यहाँ पर सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया, तो ज्योतिबा फूले ने किया। ज्योतिबा फूले कहाँ की समाज सुधारक थी, तो महाराष्ट्र की। ठीक है, याद रखिएगा। 41 नंबर का जो प्रश्न है, 29 मार्च 1957 के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो दोस्तों इसमें मंगल पांडे को देखा जाए तो 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में 8 अप्रैल 1957 को फांसी पर लटका दिया गया। 1957 की क्रांति में यह प्रथम मृत्युदंड की सजा थी। ठीक है।
नेक्स्ट है 40 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 42 नंबर, अंग्रेजों के सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन है कि इसने इस बात पर बल दिया कि प्राप्त जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी था। और इसमें बी, रुक जाए एक सेकंड, इसमें आपका ऑप्शन सही होता है क्या, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। यानी कौन ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले हैं। सौर मंडल में उपस्थित 3 ग्रह बृहस्पति, शनि एवं अरुण यानी यूरेनस के चारों तरफ धूल कणों और गैसों के घेरे या छल्ले पाए जाते हैं। यानी कौन ऑप्शन आपका सही हो जाता है, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। शनि, बृहस्पति, यूरेनस जो है इसके चारों तरफ धूल कण के छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। भू आब क्या चीज़ है दोस्तों, पृथ्वी को भू आब के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। ये सी ऑप्शन सही होता है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी होती है, इसीलिए इसको भू आब के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट जो है अपना 45 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी से दोस्तों जब हम लोग पृथ्वी पर हैं तो चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है। क्यों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपका डी नंबर का सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे 46 नंबर प्रश्न, यूराल पर्वत अलग करते हैं। यानी जो यूराल पर्वत है वो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है, अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, या एशिया और यूरोप को अलग करता है। दोस्तों यूराल पर्वत अगर देखा जाए तो यूराल पर्वत यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऊपर, यूराल एक काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न को। 47 दोस्तों कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आप लोगों से कि 47 प्रश्न, ये 60 प्रश्नों का सीरीज है, लेकिन जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं इसमें आपको जो ये विश्लेषण किया जा रहा है इससे आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा। तो आज का ये 47 प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जा सकता है। यानी जब पृथ्वी पर भूकंप आता है, भूकंप का कोई केंद्र होता है। ठीक है, भूकंप का कोई केंद्र होता है तो ये केंद्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, भूपट्टी का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे आरंभ होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जो ये भूकंप जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अपना चला तो ये जो केंद्र है इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तथा जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सी, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पृथ्वी हो गया, ये सारा अंतरिक्ष हो गया, ठीक है, तो इसमें परत है, तो किस परत में हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उचित है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वायुमंडल के समताप मंडल में समान ताप होने के कारण मौसम समान रहता है तथा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं नहीं घटती हैं, इसलिए समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा प्रस्तुत करता है।
यानी जो आपका समताप मंडल है, इसमें हम लोग वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप कमेंट सेशन में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेशन में दीजिएगा कि जो रेडियो तरंग जो कार्य होता है, यानी रेडियो, जैसे मान लीजिए कि रेडियो तरंग कार्य, तो वो किस मंडल से हो करके गुजरता है, इसको आप लोग कमेंट सेशन में देंगे। ठीक है, रेडियो तरंग कार्य किस में होता है, ठीक है, किस मंडल में होता है। 49 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका सौर विकिरण है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक सौर विकिरण है। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट एवं सही होता है। अगर इसमें देखा जाए विश्लेषण के तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। अमेजन नदी ब्राजील, कोलंबिया एवं पेरू देश में बहती है, न कि बोलीविया अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब देखिए, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन है। तो विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह मनाली राजमार्ग है। यह राजमार्ग लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जो लेह लद्दाख और लेह मनाली है, ये बहुत ठंडा प्रदेश है, और जो पश्मीना साल के लिए अपना ऊन तैयार किया जाता है, वहीं अपना सबसे ऊपरी भाग पर अपने बकरियों को लेह पर लेकर के जाते हैं लद्दाख में, और वहीं से उनके बाल से पश्मीना साल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं पूछा है। तो दोस्तों भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक वनस्पति के आवरण को बढ़ाना चाहिए, न कि कम करना चाहिए। वनस्पति आवरण को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन आपका नहीं है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना चाहिए। जब आप पेड़ पौधा कम लगाएंगे तब तो ये दिक्कत है। ठीक है, भूस्खलन ऑटोमेटिक होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 33 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। काला सोना, तो दोस्तों ये कोयला को कहा जाता है। हमारे देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। कोयले से देश के 67% ऊर्जा की पूर्ति होती है। इसकी महत्ता को देखते हुए इसे काला सोना की संज्ञा दी जाती है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं करता है। तो दोस्तों आपका ये तारापुर है, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु तथा तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। पोखरण राजस्थान परमाणु परीक्षण स्थल है, जहां 1984 तथा 1999 में परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो ये पूछा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं करता है। तो दोस्तों कौन सा नहीं करता है, आप लोगों ने देखा, आपका ये तारापुर नहीं करता है, जबकि नरोरा, पोखरण और कलपक्कम ये सारे के सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र करते हैं। नेक्स्ट आपका 55 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। देखिए, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका देश मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। भारत में यह झूम कृषि के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों एनसीईआरटी बुक, जो आपका एनसीईआरटी जो बुक है ईवीएस, उसमें हम आपको बताए हैं। आपको ये एनसीईआरटी बुक पर आधारित हमने 3 वीडियो दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं। और एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी आधारित आपका ईवीएस का ये पेपर है, और मात्र 3 वीडियो बना हुआ है। ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, उसमें झूम खेती क्या होती है, झूम खेती के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों,
आपका निम्नलिखित उद्यानों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी हॉल एक सार्वजनिक उपक्रम है, जबकि मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एवं स्टील तथा सुधा डेयरी सभी निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं। यानी आपका अगर देखा जाए तो निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर आप यहाँ देखेंगे, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी ग्राम सभा जो आपका गांव है उसके बारे में देखा जाए तो सभी ग्राम पंचायतों का विकास संबंधित योजना का ग्राम सभा में पुनरीक्षित किया जाता है। बी ऑप्शन ग्राम सभा की सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। यह जिले में सभी गांवों के सरपंच की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाते तथा कार्यवाही का आरेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सबसे अगर देखा जाए तो सही कौन है? तो ये आपका ग्राम प्रधान का काम है कि ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आरेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 58 नंबर दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों लोकतंत्र के बारे में अगर देखा जाए, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। दूसरा एक लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र में संबंधित दोनों कथन सत्य है, आपका ये दोनों कथन सत्य है। अब 59 नंबर का प्रश्न दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो तिब्बत का कविता के रूप में संकलित केसर सांगा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, पटवारी यानी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में फर्स्ट और सेकंड दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों पहला है ऑप्शन, पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमिका का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। दूसरा है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही होता है, यानी पटवारी लेखापाल के कार्य संबंधित दोनों कथनों सत्य हैं, ये दोनों आपके कथन सत्य हैं। तो दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप एसएसटी जो सामाजिक अध्ययन है, आपको सामाजिक अध्ययन की इसी तरीके से आपको पर डे एक एक करके वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।